हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का चैंपियनशिप का मैच, फुलम और क्यूपीआर के बीच में। क्यूपीआर मतलब क्वींस पार्क रेंजर्स, जैसा कि आप देख ही सकते हो। तो इससे पहले कि इस मैच की एनालिसिस हम स्टार्ट करें, कल वाले मैच की अगर मैं बात करूं, दोनों ही मैचेस बहुत सही गए हैं। मेरा खुद का जीएल मिस हुआ है बहुत छोटे मार्जिन से। स्मॉल लीग की टेंशन नहीं ले तो ही बेहतर। और अभी हम फुटबॉल में भी इसी ऐसे जगह पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, जहां पे हमें स्मॉल लीग का ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। और ग्रैंड लीग एज़ यूजुअल और एज़ एक्सपेक्टेड बहुत बढ़िया गया था। जैसे जैसे चीज़ें कही गई थी मैं वैसे ही गया था। स्पेशली बर्नली वाले मैच पर आपने देखा, मैंने कहा था कि दोनों में से कोई भी टीम क्लीन शीट रख सकती है। अगर आपने उस सिनारियो को सोच के टीम बनाया होगा तो ऑफकोर्स आपको फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जनता ने स्मॉल लीग में क्रिस्टल पैलेस के 4 डिफेंडर ही लिए थे और सारे स्ट्राइकर्स को ले रखे थे। लेकिन मैंने कहा था कौन कौन से जोन के प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो जो प्लेयर्स को मैंने कहा था बर्नली की तरफ से, उन्होंने ही अच्छा काम करा। और जिन जिन प्लेयर्स को मैंने मस्ट हैव कहा था, वो सिर्फ अगर क्रिस्टल पैलेस जीतती तो जो रेसिपी हमने शेयर करी थी वो नहीं हुआ। ठीक है। और बाकी के जो मैचेस के मैंने कहा था कि बर्नली चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि उनके फॉर्म अच्छे हैं, तो ये सब चीज़ें बाकी काफ़ी सही गई थी। और अगर स्पेनिश लीग का जो मैच था, रियल सोसिएदाद और हेटाफे का मैच जो था, वहाँ पर भी जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। स्कोर लाइन भी बल्कि हमने प्रेडिक्ट कर लिया था, 2-1 का जो स्कोर लाइन हमने सोचा था वही हुआ था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूरा वीडियो सही से देखो। स्मॉल लीग में अगर आप अननेसेसरी रिस्क नहीं लेते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर करते हो, तो ही आप जीत सकते हो। और बड़ी लीग के लिए भी काफ़ी आसानी हो जाती है। बड़ी लीग में ऑफ कोर्स अगर कोई सेफेस्ट प्लेयर ज़्यादा पॉइंट स्कोर कर देते हैं तो मुश्किल हो जाता है बड़ी लीग अगर आप ज़्यादा इधर उधर करते हो तो। लेकिन छोटी लीग में आप अगर सेफ कॉम्बो के साथ ही जाते हो विथ 2-3 ऑल्टरनेशंस, तो ईजिली आप विन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होना जाएगा कियान प्रिंस फाउंडेशन स्टेडियम, जो कि क्यूपीआर का होम ग्राउंड है। क्यूपीआर अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, 14 प्लेस पर है और फुलम 5वें स्थान पर। लेकिन ये चैंपियनशिप है, ठीक है। यहाँ पर मतलब टॉप की टीम को भी बॉटम की टीम हरा सकती है, ऐसा होता है यहाँ पे। तो ऐसे रैंकिंग से मत जाइए। दोनों टीमों के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मिसिंग न्यूज़ में ज़्यादा कोई नाम नहीं है, केबानो सिर्फ अवेलेबल नहीं है फुलम की तरफ से। फैक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो फुलम ने पिछले 6 में से 3 मैच जीता है, 2 मैच हुए हैं ड्रॉ और 1 मैच क्यूपीआर जीती है। और अगर और एक फैक्ट की बात करें तो अभी तक पिछले 6 मैचेस में दोनों में से कोई भी टीम क्लीन शीट रखने में सक्षम नहीं रही है, ठीक है। तो दोनों टीमों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, आपको पूरे वीडियो में यही चीज़ देखने को मिलेगा। फुलम की तरफ से अगर मैं बोलूँ तो कॉम्पैरेटिवली बेटर टीम है, आप देख सकते हैं रैंकिंग उनका सही है। उनके लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, उनकी डिफेंस काफ़ी इनकन्सिस्टेंट है। अगर किसी मैच में वो गलती से एक गोल भी खा लेते हैं ना, तो वहाँ पर भी आप उनका डिफेंस एक्सपोज होते हुए देख सकते हैं। लेकिन जनरली इनके अगेंस्ट गोल करना इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि इनका मिडफील्ड काफ़ी सही है और इनके जो अटैक हैं ये विंग डिपेंडेंट अटैक ये करते हैं। लेकिन सेंट्रल स्ट्राइकर की कमी की वजह से इनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं, इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द मैच में बहुत ज़्यादा गोल ये करते रही हैं, ठीक है। मतलब 1 या 2 गोल। सेंटर स्ट्राइकर इनके सिर्फ मित्रोविच यही मेन स्ट्राइकर हैं। मैं इनका स्टैटिस्टिक्स आपको आगे दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। इनके इर्द गिर्द भी कोई नहीं है फुलम की तरफ से। तो अगर कोई टीम मित्रोविच को ब्लॉक कर देते हैं तो उनके लिए काम ऑलरेडी आसान हो जाता है। तो ये है फुलम। और क्यूपीआर की तरफ से बात करी जाए तो क्यूपीआर का डिफेंस कंपैरेटिवली बेटर है फुलहम से। मतलब कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें, अगर वो गोल भी खा लेते हैं किसी मैच में तब भी आप देखेंगे कि उनका डिफेंस ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत है और जिसके वजह से उनको काफ़ी मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, वो है उनकी मिडफील्ड। मतलब कतई कोई क्वालिटी नहीं है, क्रिएटिविटी तो है ही नहीं। होल्डिंग मिडफील्ड में भी काफ़ी दिक्कतें हैं। ये भी कुछ हद तक विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन इनका जो विंग है या फिर अटैकिंग थर्ड में अगर कहूँ, तो एक प्लेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, वो कौन है और क्या क्या होता है इन दोनों मैचेस, इन दोनों टीमों के मैचेस में और इन दोनों टीमों के साथ। सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनते रहना। आखिरी हेड टू मैचेस की बात करें तो फुलम 2-1 से जीत के आई है। फिलम ऑब्वियसली फेवरेट रही है इस फिक्चर में। तो क्या हुआ था, जैसा मैंने बताया कि मिडफील्ड यहाँ पर सही रहा है। तो मिडफील्ड से एक असिस्ट आया और यहाँ पे राइट बैक ओडोय ने असिस्ट बनाया था, जहाँ से कमारा के 2 गोल थे। यहाँ पर मित्रोविच स्टार्ट नहीं कर रहे थे। विंग प्ले इनका भी होता है लेकिन उतना ज़्यादा पेनिट्रेटिव नहीं। कवालियरो और नॉकआउट ये दोनों यहाँ पर खेल रहे थे। क्यूपीआर की तरफ से अगर बोला जाए, क्यूपीआर पूरा अल्ट्रा डिफेंसिव फॉर्मेशन के साथ आई थी। मतलब जीतने का वैसे भी इनका प्लान था नहीं। उनमें से एक गोल तो एरर की वजह से हो गया, ठीक है। बाकी एक गोल यहाँ से किया था हुगिल ने, लेकिन खास कुछ है नहीं। हुगिल का पहला गोल तीसरे मिनट पर ही आ गया था, चौथे मिनट पर आप कह सकते हैं, मतलब सेट पीस से।
लेकिन उसके बाद पूरे मैच में खास कुछ था नहीं। और क्यूपीआर का डिफेंस यहाँ पर काफ़ी ख़राब था। आप देख सकते हैं फुल बैक दोनों सेंट्रल डिफेंडर्स दोनों ही काफ़ी ख़राब थे। तो ये मैच में 2 गोल खा लिया था क्यूपीआर के डिफेंस ने, तो एक्सपोज हो चुकी थी उनकी डिफेंस। तो आप देख सकते हैं क्यूपीआर मच डिफेंसिव अप्रोच के साथ आई थी, लेकिन डिफेंडिंग में इश्यूज थे। फुलम का डिफेंस यहाँ पर स्ट्रॉन्गर था, होल्डिंग मिडफील्ड भी सही था, फुलम ने फ्लैंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो बॉल जो कि सेंट्रल मिडफील्ड में खेल रहे थे फुलम के होकर, नहीं माफ़ करना, यूपीआर के होकर खेल रहे थे। तो इनके सबसे ज़्यादा टैकल्स यहाँ पर थे, मौसन इनकी इंटरसेप्शन, पासेस की मैं बात करूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया, दोनों टीमों में से क्यूपीआर कतई पोजीशन रखना पसंद नहीं करती है। मतलब 10 में से हो सकता है 2 या 3 मैचेस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पर क्यूपीआर पोजीशन रख रही है, ठीक है। इसीलिए पासेस के इनसे ज़्यादा पॉइंट्स एक्सपेक्ट ना करें तो ही बेहतर। और फुलम की तरफ से बताया जाए तो फुलम बिल्कुल ऑपोजिट अप्रोच के साथ आती है। फुलम पासेस भी निकालते हैं, पोजीशन भी रखते हैं, लेकिन फिर भी इनसे ज़्यादा पासेस निकलते नहीं हैं। पोजीशन ऑफ कोर्स रखते हैं, लेकिन इंडिविजुअली कोई एक प्लेयर मतलब 70-80 पास यहाँ से नहीं निकालते इनकी टीम के होकर। तो दोनों टीमों का 2 डिफरेंट अप्रोच है। तो एक टीम पोजीशन रखना चाहती है और दूसरी टीम पोजीशन रखना नहीं चाहती है, ठीक है। हाँ, मैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इस नाम को ध्यान से देख लेना। मैनिंग ने 9 क्रॉसेस निकाले थे, जिनमें से एक बड़ा चांस इजे और कावालियरो का 6 क्रॉसेस, रोडाक के 7 सेव्स थे। अभी आखिरी कुछ मैचेस की बात करें क्यूपीआर के लिए, जो चीज़ मैंने आपको बताई आपको वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए चार्टल एथलेटिक्स का मैच था, ये थोड़ा सा नीचे बाजार की टीम है क्यूपीआर से, उन्होंने यहाँ पर हरा दिया था। गोल आया मिडफील्डर से, गोल बनाया भी मिडफील्डर ने, बाकी सेंट्रल स्ट्राइकर का उतना अच्छा रोल नहीं था। बाकी अगर आप क्यूपीआर की तरफ से देखेंगे, इनका डिफेंस यहाँ पर सही था, लेकिन मिडफील्ड इतना ज़्यादा ख़राब था कि डिफेंस के सामने जो शील्ड होता है वो उतना सही हुआ नहीं, ठीक है। बाकी इनके जो दोनों फुल बैक्स थे इन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिसके वजह से क्या हुआ, क्यूपीआर का जो विंग प्ले होता है ओसाई सैमुअल और एजे, ये प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। क्यूपीआर के हाल ही में जितने भी मैचेस में उन्होंने गोल वगैरह करे हैं, हर मैच में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इसका ज़रूर रहता है। यहाँ पर तो चलिए गोल नहीं कर पाई है टीम, वो अलग बात है, लेकिन जब भी गोल होता है क्यूपीआर की तरफ से, इस प्लेयर का कोई ना कोई कंट्रोल आपको मतलब कंट्रीब्यूशन ज़रूर देखने को मिलता है। चार्टर ने सेट पीस से गोल किया, बाकी पूरा मैच डिफेंस किया, और वैसे भी क्यूपीआर तो अपने पास पोजीशन रखती है नहीं। यहाँ पर पोजीशन भी था, इसीलिए हारना पड़ा। तो जब पोजीशन आया तो आप देख सकते हैं कौन कौन प्लेयर्स यहाँ पर पासेस निकालते हैं। बारबेट जो इनके मेन सेंट्रल डिफेंडर हैं, मैनिंग, ये नाम आपने ऊपर भी देखा होगा, फुल बैक खेलते हैं, क्रॉसेस भी काफ़ी अच्छे निकालते हैं, बीच बीच में सेट पीस भी लेते हैं। मास्टरसन एक और सेंट्रल डिफेंडर, और बॉयल की हाईएस्ट पासिंग एक्यूरेसी, और खास कुछ था नहीं यहाँ पर। अब देख लेते हैं क्यूपीआर जब अपना स्ट्रेंथ पे आ जाती है, वो अपना जब अच्छा फुटबॉल खेलते हैं तब क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-1 से उन्होंने जीता था। तो जैसा मैंने बताया डिफेंस यहाँ पर काफ़ी सही था, डिस्पाइट दैट कि एक गोल उन्होंने कंसीड किया था। डिफेंडर्स में से मतलब सेट पीस से 2 गोल आए थे, ठीक है। और एजे, ये बंदा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर फुलम को कुछ भी क्यूपीआर को कुछ भी करना है गोल के मामले में, एक असिस्ट और एक गोल इनका। विंग प्ले सही था, स्पेशली ओसाई सैमुअल की अगर मैं बात करूँ तो। बाकी दूसरा विंग उतना एक्टिव था नहीं, ठीक है। लेकिन मिडफील्ड में आप देख सकते हो कितना प्रॉब्लम रहा था, एक मिडफील्डर को रेड कार्ड मिला, दूसरा मिडफील्डर भी उतना सही था नहीं। तो ये आप देख सकते हैं मिडफील्ड फिर से यहाँ पर सही नहीं, लेकिन डिस्ट्रक्टिव काउंटर अटैक और इफेक्टिव विंग प्ले, काउंटर अटैक ही करती है क्यूपीआर, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि पोजीशन ज़्यादा रखती नहीं है। स्पेशली वो जहाँ पर अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, जीतते वगैरह हैं, वहाँ पे 2 गोल सेट पीस से आए। एक और उनकी स्ट्रेंथ, प्रेस्टन ने, हालांकि वो हार गए थे, प्रेस्टन हालांकि हायर टीम रैंक की टीम है, ये समझ लीजिए, वो 7वें पोजीशन पर है, उनको यहाँ पर हराया था क्यूपीआर ने। डिफेंस यहाँ पर सही था, पोजीशन प्रेस्टन के पास था। देखिए जैसे ही पोजीशन रखना छोड़ दिया क्यूपीआर ने, जीत के रास्ते में वापस आ गए वो। ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें फिर से, मैनिंग का आपको दिख जाएगा, और बारबेट, साथ में कैमरॉन जो कि मिडफील्ड में खेल रहे थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा फाउल्स करे, और जिसके वजह से उनको 2 येलो कार्ड भी पड़े और मैच से ऑफ हो गए। आखिरी मैच डर्बी काउंटी, ये भी हायर रैंक टीम है, इनको यहाँ पर हराया था। और इन्होंने जो काम करा था, देखिए इनके डिफेंस में भी थोड़े बहुत इश्यूज़ थे, लेकिन इन्होंने दोनों फ्लैंक्स का काफ़ी सही इस्तेमाल किया। राइट फ्लैंक से बैक हॉर्न और यहाँ से लोए जो फुल बैक हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा ओवरलैप करा था। इसका क्या फ़ायदा मिला, इसका फ़ायदा यही मिला कि दोनों जो विंगर्स थे फिर से यहाँ पर ऑफ हो गए, लेकिन एजे फिर से इनका आप रोल देख सकते हैं सेंट्रल मिडफील्ड में। डिफेंस में से हॉल ने यहाँ पर गोल किया था, मतलब सेट पीस से जो स्ट्रेंथ है इनकी वो यहाँ पर फिर से आपको दिख रही होगी, और बाकी बेंच से आकर चेयर ने गोल करा था। डिफेंडिंग यहाँ पर भी सही थी, आप देख सकते हैं सारे डिफेंडर्स ने अच्छा काम करा था। तो ये है क्यूपीआर आपके लिए। अब मैं यहाँ पर रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। मिडफील्ड में फिर से इश्यूज़ रहे हैं, जो कंसिस्टेंटली ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है क्यूपीआर की तरफ से।
लेकिन इफेक्टिव विंग प्ले और स्ट्रेंथ इन द सेट पीस यहाँ पर उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो गया। काउंटर अटैक में काफ़ी अच्छे रहे थे। लेफ्ट साइड ज़्यादा वो इस्तेमाल करते हैं, क्यों मैं आपको समझाता हूँ। ओसाई सैमुअल राइट विंग में ऑपरेट करते हैं और एजे जो हैं ये आपको सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर के तौर पे स्टार्ट करते हुए दिखते हैं मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये कभी भी लेफ्ट विंग पे चले जाते हैं। इसीलिए कई कबार अगर आपको दिख जाए कि यहाँ से जो पग खेल रहे हैं लेफ्ट विंग पे ये अगर ऑफ हो जाते हैं तो एजे डायरेक्टली आ जाते हैं लेफ्ट विंग पे, मतलब तब कोई कन्फ्यूजन रहता नहीं है। लेकिन जनरली वो स्टार्ट करते हैं सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर के तौर पे, लेकिन आ जाते हैं लेफ्ट साइड पे। फिर से मैनिंग का नाम आपको दिख जाएगा, बारवेट और पासिस के बारे में कुछ हद तक बारवेट का नाम दिख जाएगा। वैसे पोजीशन तो रखती नहीं है क्यूपीआर, लेकिन कुछ हद तक पासिंग के पॉइंट्स आपको बारवेट दे सकते हैं और मैनिंग, ये दोनों डिफेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। तो ये है क्यूपीआर आपके लिए। ठीक है, ज़्यादा पोजीशन रखना पसंद नहीं करते हैं जब वो अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। काउंटर अटैक बहुत सही है और सबसे उनका जो स्ट्रेंथ है मुझे लग रहा है वो है सेट पीस। मतलब इतना फ्रीक्वेंटली मैंने जनरली बहुत कम टीमों को देखा है सेट पीस से गोल करते हुए, जो कि ये क्यूपीआर की टीम कर रही है। अटैक में इनके लिए मेन सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन होते हैं एजे। काफ़ी यंग है, स्पीड काफ़ी है, कभी भी विंग पे आ सकते हैं और पोजीशन बदलते रहते हैं। इसीलिए अटैक में जब भी क्यूपीआर गोल करती है, आपने देखा 2 मैच में उन्होंने गोल करा और दोनों ही मैच में एजे का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन था, चाहे गोल से हो या असिस्ट से हो। तो ये एक है, विंग प्ले ये करते हैं, लेकिन अगर ओपोनेंट की टीम थोड़ा बहुत सही फुल बैक्स के साथ आती है तो विंग प्ले उतना अच्छा चलता नहीं है। तो यही एक रीज़न रहा है कि एक प्लेयर के ऊपर ही मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में कंसिस्टेंटली उनको डिपेंड करना पड़ता है। बाकी अगर प्लान भी सही चल गया तो सही है, नहीं तो वो मतलब रुक जाते हैं उनकी गाड़ी। और मिडफील्ड में उनके हमेशा ही इश्यूज़ रहते हैं। डिफेंस कंपैरेटिवली बेटर है, स्पेशली सेट पीस वगैरह में गोल करने के मामले में तो है ही, और डिफेंडिंग क्वालिटीज़ भी काफ़ी सही है। फुलम की बात करें, यहाँ पर उन्होंने भी प्रेस्टन नॉर्थ एंड को हरा दिया था। तो क्या हुआ था, फुलम कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डिफेंसिव टीम है। ठीक है, मतलब ज़्यादा वो गोल रश नहीं करते हैं गोल करने के लिए, काफ़ी कंस्ट्रक्टिव फुटबॉल खेलते हैं, जैसे मैंने बताया पोजीशन रखते हैं क्योंकि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गोल ओन गोल हुआ था जो कि 58 मिनट पर हुआ था, मैंने पहला हाफ कोई गोल नहीं, और दूसरा गोल यहाँ पर बेंच से आके कमारा ने किया था जहाँ पर असिस्ट कवालियर का था। लेकिन ओवरऑल आप इनकी डिफेंस को देख सकते हैं, कोई गोल नहीं कंसीड किया, डिस्पाइट यहाँ पर ब्रायन का था इशू था। सेंट्रल डिफेंस, सेंट्रल मिडफील्ड जो इनकी बहुत सही जोन है, यहाँ से शेरनी और कॉर्डोबा काफ़ी अच्छा कंट्रोल करते हैं। कॉर्डोबा थोड़े से अटैकिंग माइंडेड प्लेयर हैं और शेरनी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है मिडफील्ड में। मैं आगे भी इनका इंपॉर्टेंस आपको समझाना चाहता हूँ। ट्रेस्टर ने एक गोल गिफ्ट कर दिया था, मतलब ओन गोल के ज़रिए, और ज़्यादा कुछ यहाँ पर हुआ नहीं। लेकिन प्रेस्टर ने एक काम सही किया था कि उनके डिफेंसिव मिडफील्ड ने काफ़ी अच्छा काम करा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, मित्रोविच यहाँ पर पूरी तरह से साइलेंट रह गए थे, कुछ कर नहीं पाए थे। ठीक है, मित्रोविच बहुत ही डेंजरस स्ट्राइकर है, स्पेशली चैंपियनशिप मैचेस की क्वालिटी के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं इन्होंने भी काउंटर अटैक किया, सॉलिड डिफेंस रखा। विंग प्ले इनका भी एक्टिव था। क्रिस्टी जिनके सबसे ज़्यादा टैकल्स विन थे। कावालियरो विंग पे खेलते हैं, बहुत इफेक्टिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक पॉजिटिव विंगर हैं, क्रॉसेस वगैरह निकालते रहते हैं। और फुलम के पास यहाँ पर पोजीशन था। अगला मैच स्वांसी सिटी से, जहाँ पर भी आप देख लेंगे कि बहुत सही डिफेंडिंग। ठीक है, दोनों फुल बैक्स का काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन था। मित्रोविच यहाँ पर भी कुछ हद तक रुक गए थे, लेकिन एक गोल उन्होंने करा और वो भी 90+3, मतलब बिल्कुल मैच एंड के मोमेंट पर। एक पेनल्टी उन्होंने मिस करा था, नहीं तो स्कोर जो है और भी अच्छा हो सकता था उनकी तरफ से। मिडफील्ड काफ़ी अच्छा आप देख सकते हैं, केयरनी, आर्टर और कॉर्डोबा, इन तीनों ने काफ़ी अच्छा काम करा। विंग का इस्तेमाल कुछ हद तक हुआ, लेकिन ज़्यादा हम विंग की बातें ना करें तो ही बेहतर। स्वांसी सिटी का भी डिफेंसिव अच्छा था, डिफेंसिव क्वालिटी इनके अच्छे थे, लेकिन एक गोल उन्होंने कंसीड कर लिया था और यहाँ पर उनके गोलकीपर ने एक पेनल्टी सेव किया था, इसलिए ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे हैं कि सेंट्रल मिडफील्ड अगर आपका अच्छा हो और साथ में सेंट्रल डिफेंस तो अगर मतलब सही हो, तो आप मित्रोविच को रोक सकते हैं। आपने देखा कि पूरे मैच में मित्रोविच साइलेंट थे, आखिरी मोमेंट पे आके मित्रोविच ने गोल किया था। ठीक है, और इसके पहले वाला जो मैच मैंने आपको दिखाया वहाँ पर भी आपने मित्रोविच का साइलेंट होते हुए देखा। तो फिर से सॉलिड डिफेंडिंग, एबिलिटी टू काउंटर अटैक, विंग प्ले यहाँ पर एक्टिव था। फुलम के लिए लेफ्ट साइड यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव रहा है और पोजीशन फिर से फुलम के पास। तो देखिए पोजीशन रख रहे हैं फुलहम, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पासेस कोई नहीं निकाल रहा है। केयरली आप देख सकते हैं यहाँ पर टैकल्स के में भी उनका नाम है और पासेस में भी इनके नाम है। नॉकआउट 16 क्रॉसेस, और ब्रायन, ये दोनों आपको कॉन्सिस्टेंटली, मतलब स्पेशली मैं ब्रायन का नाम कहना चाहूँगा, कॉन्सिस्टेंटली आपको क्रॉसेस वगैरह निकालते हुए दिखेंगे। डिफेंडिंग क्वालिटीज़ उतना सही हो या ना हो, लेकिन क्रॉसेस निकालने के मामले में ये काफ़ी आगे रहते हैं।
डर्बी काउंटी के अगेंस्ट में यहाँ पर भी आप देखेंगे, और जैसे मैंने बताया कि डिफेंडिंग में इनके थोड़े से इश्यूज़ हैं, मतलब जब भी एक गोल भी अगर खा लें तब भी आप इनके डिफेंस को एक्सपोज होते हुए देख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर डिफेंडिंग काफ़ी ख़राब रही थी, डिस्पाइट दैट सिर्फ एक गोल कंसीड किया था, और मिडफील्ड भी यहाँ पे काफ़ी हद तक एक्सपोज हो चुका था। केयरनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, लेकिन उनके सिवाय बाकी जो प्लेयर्स थे आर्टर और जोहानसन वो उतना अच्छा नहीं थे। दोनों फुल बैक्स डिफेंडिंग क्वालिटीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहा, और सेंट्रल स्ट्राइकर ने यहाँ पर गोल किया जो कि मित्रोविच थे, और उसका रीज़न यहाँ पर आखिरी मोमेंट पर शायद गोल किया था कमारा के असिस्ट से, नहीं 71 मिनट में गोल किया था। ठीक है, बाकी डिफेंडिंग तो अच्छी थी ही डर्बी काउंटी की, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर भी मित्रोविच को काफ़ी हद तक रोक के रखा था, लेकिन एंड मोमेंट पे जाकर गोल किया। तो मित्रोविच जैसे मैंने बताया कि काफ़ी डेंजरस स्ट्राइकर हैं, अगर आप पूरा मैच उनको रोक के रखते भी हैं, लेकिन 1 सेकंड की गलती भी आपके लिए काफ़ी भारी कर सकते हैं मित्रोविच। तो एक ही मोमेंट उनको चाहिए होता है गोल करने के लिए। अब मैं आगे इनकी स्टैटिस्टिक्स भी दिखाता रह जाता हूँ। तो डर्बी यहाँ पर बेटर साइड थी, लेकिन लैक ऑफ अटैकिंग फायर पावर की वजह से जीत नहीं पाई। फुलम का डिफेंस यहाँ पर एक्सपोज हो चुका था, वो भी सिर्फ एक गोल खा के। उनका गोलकीपर यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। फुलम के जो गोलकीपर हैं वो अनडाउटेडली आज के मैच के बेटर गोलकीपर हैं उनके दोनों टीमों के गोलकीपरों में से। बाकी कौन कितना गोल खाएगा नहीं खाएगा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि पॉइंट्स कितने मिलेंगे, लेकिन क्वालिटी की अगर बात करेंगे आप तो दोनों टीमों में से यही बेटर गोलकीपर हैं। और जब भी आप देखेंगे कि फुलम गोल कंसीड कर रही है ना, तब भी आप उनके जो गोलकीपर हैं रोडाक, इनका अच्छा परफॉर्मेंस नोटिस कर पाएंगे। फुलम के पास पोजीशन यहाँ पर भी था, और जब पासेस निकालने की जब बात आई थी तो आप देख सकते हैं हेक्टर, रीम, ओडॉय, केयरनी का नाम फिर से इनका नाम आपको दीजिएगा पासिस में से, मतलब पासिंग के पॉइंट्स आपको फुलम के प्लेयर्स देंगे। तो भले ही आप फुलम के सपोर्ट में टीम बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, स्मॉल लीग में फुलम के ही प्लेयर ज़्यादा लेना, क्योंकि वो पासिंग के पॉइंट्स आपको देते रहेंगे। फुलम यहाँ पर एक्टिव थी अटैकिंग थर्ड में, स्पेशली विंग प्ले, और फुल बैक्स ने भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करा। ब्रायन फिर से आप देख सकते हैं 6 क्रॉसेस उनके नाम, और रोडा के 6 सेव्स। तो ये है फुलम आपके लिए। जनरली विंग प्ले उतना ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं है इनका। विंगर्स जो हैं ये पॉजिटिव विंगर्स हैं, ज़्यादा अंदर आती नहीं हैं, तो इसीलिए क्रॉसेस वगैरह काफ़ी वो निकालते हैं। असिस्ट पोटेंशियल है ऑफ कोर्स, लेकिन गोल ज़्यादा करते नहीं हैं। इनके जो दोनों फुल बैक्स हैं इनमें से ब्रायन मुझे काफ़ी सही लगे हैं अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिफेंडिंग में इनके थोड़े ही इशूज़ हैं, अगर एक आध गोल वो खा लेते हैं तब उनको प्रॉब्लम हो जाती है। मेन स्ट्राइकर मित्रोविच हैं, और वही मेन जोन ऑफ द स्कोर है, उनके आसपास भी कोई नहीं है फुलम की तरफ से अगर बात करी जाए तो। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स अभी जो कर रही है कि वो मित्रोविच को रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि मित्रोविच काफ़ी क्वालिटी क्योंकि पोजेस करते हैं, तो इसीलिए एक आध मौका भी उनको मिल जाए तो वो वहाँ से गोल कर देते हैं। ठीक है, मतलब आप देखिए देख ही सकते हैं कि दोनों मैच में एक में 90+3 मिनट पे गोल किया, एक में 72nd या 71st मिनट पे गोल किया, मतलब ऐसा है। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन गोल वो ज़रूर करते थे। तो स्मॉल लीग में गलती से भी मिस मत कर लेना, और मेरे ख्याल से बेस्ट चॉइस कैप्टन भी बन सकते हैं, क्योंकि आज के मैच में फुलम एक ऐसे टीम के अगेंस्ट में खेलने जा रही है जिसकी सेंट्रल ऑफ मिडफील्ड जो है वो ऑलरेडी काफ़ी वीक है। ठीक है, सेल्फी स्टेगर्स की बात करें, ऐसे इस प्लेयर को आप मिस नहीं कर सकते स्मॉल लीग में, और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। अगर आप वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी के बारे में भी सोच रहे हो तो रिस्क हो सकता है, लेकिन काम पे लगेंगे। और लेकिन बड़ी लीग में अगर आप क्यूपीआर की मतलब अगेंस्ट में टीम बना रहे हो जहाँ पर वो गोल वगैरह नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ सोच रहे हो, वहाँ पर इसको ड्रॉप कर सकते हो। मैनिंग और बारबेट दोनों ही पेनल्टी में भी आते हैं। मैनिंग सेट पीस भी ले लेते हैं कभी कभार। फुलम की तरफ से मित्रोविच पेनल्टी लेते हैं, साथ में शेरनी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, नॉकआउट और कवालियर फ्री किक लेते हैं। क्यूपीआर की तरफ से एजे इनके हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं, और हुगिल उसके बाद। हुगिल का काफ़ी ख़राब फॉर्म चल रहा है पिछले कुछ मैचेस की अगर मैं बात करूं तो। फुलम की तरफ से मित्रोविच आप देख सकते हैं 23 गोल, मतलब इन दोनों का गोल मिला के मित्रोविच का गोल आता है। ठीक है, तो कितने खतरनाक स्ट्राइकर हैं आप समझ सकते हैं चैंपियनशिप के क्वालिटी के हिसाब से। और असिस्ट के मामले में एजे और ओसाई सैमुअल जो दोनों विंगर्स हैं 8 असिस्ट, और मैनिंग और उसके बाद चेयर के असिस्ट यहाँ पर दिख जाएंगे आपको फुलम की तरफ से कावालियरो और ब्रायन, जैसे मैंने बार बार बताया है इन दोनों के असिस्ट दिख जाएंगे। तो अभी देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप विद फॉर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकते हैं। बहुत अनएक्सपेक्टेड कोई चेंज होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अभी देखो फुलम क्योंकि ज़्यादा पोजीशन रखने की एक्सपेक्टेशन उनसे ही है, तो इनके जो हेक्टर, शेरनी, रीम जैसे प्लेयर्स हैं ये आपको काफ़ी पासिंग के पॉइंट दे सकते हैं। ब्रायन और ओडोई में से ब्रायन के असिस्ट पोटेंशियल ज़्यादा है, बाकी अगर आप चाहो तो चारों डिफेंडर को ही लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। इनके दोनों विंगर्स कावालियरो और नॉकआउट ये असिस्ट पोटेंशियल ज़्यादा रखते हैं, बाकी गोल्स के ज़्यादा मुझे मतलब मौके नज़र नहीं आ रहे हैं। क्यूपीआर की तरफ से बात करी जाए तो मेन इनके जो ह्यूगिल मेन स्ट्राइकर हैं, लेकिन काफ़ी ख़राब फॉर्म चल रहा है उनका। एज ए मेन सेंटर में होंगे इनके सारे अटैक के, और बाकी मिडफील्ड की बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन यहाँ से नहीं है। सेंट्रल डिफेंस में बारबेट इनके मेन डिफेंडर हैं, और मैनिंग यहाँ से मेन फुल बैक जो कि काफ़ी ओवरलैप भी करते हैं।
तो मेरा एक्सपेक्टेशन इस मैच से यही है कि फुलम फेवरेट है, अनडाउटेडली फुलम फेवरेट है, ठीक है, और उनको ही यहाँ पर जीतना चाहिए। लेकिन मुझे क्लीन शीट नहीं लग रहा होगा, क्योंकि फुलम के भी डिफेंस में थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, और जिस मतलब रेट से क्यूपीआर सेट पीस से गोल कर रही है, वहाँ से मुझे लगता है फुलम एक ना एक गोल तो ज़रूर कंसीड करेगी। तो क्यूपीआर की तरफ से भी ऐसे प्लेयर्स को लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हाइट्स वगैरह में या फिर सेट पीस हेडर वगैरह में काफ़ी मतलब अच्छा रोल प्ले करते हों। बाकी अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो, तो आप क्लीन शीट के साथ अगर जाना चाहते हो, तो पहले कोशिश करना फुलम की तरफ से, क्योंकि क्यूपीआर के लिए भी मतलब एजे को अगर रोक दिया जाए और अगर सेट पीस में डिफेंडिंग अच्छी हो जाए, तो उनके लिए गोल स्कोरिंग के चांसेस बंद हो सकते हैं, ठीक है। तो यही है कुछ हद तक चीज़ें। अभी एक बार देख लेते हैं G11 में आप किस तरह से टीम बना सकते हो, और हाल प्ले में आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो जैसा मैंने कहा उसी हिसाब से मैंने एक टीम यहाँ पर बनाई है। हालाँकि 11 प्लेयर्स मैं यहाँ से मैनेज नहीं कर पाया, क्योंकि किसको ड्रॉप करूँ किसको लूँ समझ नहीं आ रहा है। तो फिलहाल के लिए 10 के साथ मैंने बनाया है। आप देख सकते हैं ब्रायन को मैंने रखा है, अटैक में कंट्रीब्यूट करेंगे, इसीलिए हेक्टर पासेस के लिए, मैनिंग अटैक में कंट्रीब्यूट करेंगे, टैकलिंग पॉइंट्स मेरे को दे देंगे, सेट पीस भी लेते हैं, बारबेट भी मेन डिफेंडर हैं, पासिंग के पॉइंट्स मेरे को देते रहते हैं, इसीलिए नॉकआउट एक विंगर के तौर पर मैंने लिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे या फिर इनके साथ कवालियरो को ऐड कर सकते हो। शेरनी मेरे मेन सेंट्रल डिफेंडर हैं, एजे और मित्रोविच मेरे मस्ट हैव हैं, और ओसाई सैमुअल को रखा है, कुछ हद तक अटैक में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा मुझे नहीं लगता इधर उधर होना चाहिए। सेट पीस में अनएक्सपेक्टेड गोल स्कोरर फिर भी हो सकते हैं। बेंच में यहाँ पर आपको अ, कमाडा का ऑप्शन दिख जाएगा, बहुत ही एबल स्ट्राइकर हैं। स्टार्ट करेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर बेंच से भी आते हैं तो भी आप इनको बड़ी लीग में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बेंच से आकर भी कई मैचों में उन्होंने कंट्रीब्यूट करा हुआ है। बाकी अनडाउटेडली मित्रोविच ही आपके लिए बेस्ट कैप्टन चॉइस बन जाते हैं, और वाइस कैप्टनसी के लिए आप सेफ रहने के लिए एजे के साथ जा सकते हो, ठीक है, या फिर आप शेरनी के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि एक ऐसे टीम के अगेंस्ट आपकी बात हो रही है जिनकी मिडफील्ड काफ़ी वीक है। तो क्या पता मिडफील्ड से भी आज कुछ बड़ा कुछ देखने को आपको मिल जाए। वाइस कैप्टनसी के बारे में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो है। क्लीन शीट की अगर आप सोच रहे हो, तो आप फुलम के एक और डिफेंडर को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मेरे पास 8.5 कड़ी अभी भी है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि फुलम आज क्लीन शीट नहीं रखेगी, भले ही वो जीते, ठीक है। तो इसीलिए मैंने नहीं रखा। बाकी अगर आप चाहो तो उनके एक और डिफेंडर ऐड करके 4 डिफेंसिव ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो। तो यही मेरी सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी अपडेट वगैरह वहाँ पर आती रहती हैं, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज वगैरह हो तो, और छोटी मोटी टिप्स भी वहाँ पर शेयर होती रहती हैं, जिससे आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में काफ़ी मतलब इस्तेमाल कर सकते हो। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।